गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 26 दिसंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। कल हम वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि करंट अफेयर्स कल वैसा था नहीं, तो आज का करंट अफेयर्स जो है हम लोग देखेंगे। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप लोग पटना में कोई रह रहे हैं तो पटना में बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है, आप लोग जरूर जाइए। ये एक छात्रों का आंदोलन है। जिस प्रकार विभिन्न एग्जामों में पूरे ओवरऑल इंडिया में यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ पर क्वेश्चन आउट हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर जरूर मिलीभगत रहती है। और ये भी बता दें, इससे हानि होती है जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं, बाहर रह के पढ़ रहे हैं, उसको हमेशा हानि होती है। और जो घूस देके कर रहे हैं उसको कोई हानि नहीं। वो गांव में रह रहे हैं या शहर में भी रह रहे हैं, उसको पढ़ाई से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है तो जरूर उस आंदोलन में, अगर पटना में है जाएं, और दिल्ली में भी गांधी विहार हो, मुखर्जी नगर, हर जगह आंदोलन हो रहा है, वहां पर भी जरूर जाएं, जिससे कि छात्रों को जो है फायदा होगा बीपीएससी में भी। और साथ ही साथ अगर जिस प्रकार यूपी पीसीएस में जो यूपी आयोग है, उत्तर प्रदेश आयोग है, उसको वापस लेना पड़ा, अपना जो रूल एंड रेगुलेशन लागू करना चाह रहा था, उसी प्रकार बीपीएससी को भी लेना पड़ेगा। और जब बीपीएससी में इस प्रकार होगा तो बिहार एसएससी में भी जब एग्जाम होगा तो उसमें क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं आने देगा और वहां पर फ्रॉड नहीं होगा, जिससे कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसको फायदा होगा। तो आप लोग आंदोलन में जरूर जाएं, ये मेरी सलाह है आप लोगों को। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फेयर एग्जाम हो, अगर इस तरह का 2-3 आंदोलन पूरे भारत लेवल पे विभिन्न स्टेटों में भी होगा तो सरकार इससे सीख लेगी। तो आप लोग जरूर जाएं। और बीपीएससी का अगर कैंसिल होता है तो फिर जो है आप लोग तैयारी में पुनः भिड़ जाएं। और सीटें ज्यादा है, पढ़ेंगे तो होगा सिलेक्शन जरूर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाँ, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर्स स्टार्ट होने से पहले एक और बात आपको बता दें कि जिस तरह यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, यहाँ तक की और बीएसएससी का सिलेबस जो है, क्वेश्चन पूछने का ढंग, सिलेबस नहीं कहें, क्वेश्चन पूछने का ढंग में चेंजिंग आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उससे आपको जो में भी परिवर्तन लाना है आप लोगों को भी। तो वो क्या करें, इसको परिवर्तन लाने के लिए प्रश्न ज्यादातर अब करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर से दिया जा रहा है, तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, 1 से 2 न्यूज़पेपर। दूसरा कि जो जीके जीएस पूछा जा रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा रहता है, तो एनसीईआरटी पढ़ें। और हम एनसीईआरटी का वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, देखें। जब 6 से लेकर धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, 6 से लेकर 12 तक का, तो आपको धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जाएगा, फैक्ट्स भी आपको कलेक्ट होते जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। तो अभी हो सकता है 6 क्लास, चूंकि वो 6 क्लास के बच्चों के लिए लिखा जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कितना इजी है, नहीं, वो कंसेप्ट भी डेवलप धीरे धीरे होते जाएगा। और जैसे ही 8 क्लास जाएंगे तो बहुत सारा चीज एनसीईआरटी क्या करता है, लिख देता है कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, तो आप जब तक 6 कक्षा का नहीं पढ़ेंगे तो 8 कक्षा भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो रेगुलर जो है 6 क्लास से आप एनसीईआरटी पढ़ें। और आज का करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स है वर्णाच्छादन कहाँ का, तो 4 जो महानगर है उसके बारे में एक डाटा दिया गया है। और ये डाटा किसके द्वारा दिया गया है, वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत के प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा वन आच्छादित है। और उसके बाद
मुंबई पहला, दिल्ली का, मुंबई का उस दूसरे में आता है, और महानगरों में देखें तो तीसरे में चेन्नई का जो है आता है, और फिर बेंगलुरु भी है, हैदराबाद भी है। हाँ, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वर्णाच्छादित जो है ये है दिल्ली महानगर। आगे देखते हैं, आपको अगला करंट अफेयर्स है कि SBI ने एक रिपोर्ट जारी किया है और बताया है कि सरकार के विभिन्न उपायों के बदौलत देश में वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय समावेशन की बात करें तो वित्तीय समावेशन से तात्पर्य होता है कि बैंकिंग सुविधा हो या ऑनलाइन ट्रांसफर हो या जितने भी वित्त मामले हैं उसमें आम सहभागिता कितना है, उसमें भी पुरुष और महिलाओं की सहभागिता कितनी है। तो इसी में जो है एक डाटा किया गया है और कहा गया है SBI द्वारा कि घरेलू बचत भारत में अभी 30.2% है और वैश्विक औसत से ज़्यादा है। दैट मीन्स वैश्विक औसत को पीछे छोड़ दिया है। घरेलू बचत में भारत 30.2% है, जबकि वैश्विक स्तर पर 28.2% जो है औसत है। तो आप देखेंगे ये ज़्यादा है। वहीं पर जब देखेंगे GDP की तुलना में बचत दर अगर देखेंगे ओवरऑल तो चीन में ज़्यादा है, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर रूस और उसके बाद भारत आता है। तो भारत चौथे स्थान पर आता है GDP की तुलना में बचत दर। यहाँ GDP की बात नहीं आ रही, GDP में तब तो फिर USA पहले स्थान पर आ जाएगा, अमेरिका दूसरे स्थान पे आ जाएगा, उसके बाद जर्मनी आ जाएगा, उसके बाद जापान आ जाएगा, और उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे भारत, ये USA, जर्मनी, जापान और भारत का स्थान उसके बाद जो है आता है। तो इस तरह आप देखेंगे, हालांकि चौथा जो है इकोनॉमी अभी बनने वाला है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये GDP में होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है GDP की तुलना में क्या बचत दर की बात हो रही है। तो उसमें भी भारत अभी वर्तमान में चौथे स्थान पर, चीन पहले, इंडोनेशिया और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं बैंक जमा में गिरावट आई है और म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा है। करीब 45.2% जो है रहा है बैंक जमा 2023 में घटकर ये इतना हो गया है। जबकि वहीं पर देखेंगे म्यूचुअल फंड में जो है 2021 में 7.6% लोग जो है अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये बढ़ा है। अभी 2023 में 8.4% के आसपास हो गया है। वहीं पर जब हम घरेलू शेयर बाजार में निवेश की बात करें तो घरेलू शेयर बाजार में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार में महिलाएं निवेशक कम है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो यूपी में 18.2% जो है महिलाएं हैं, बिहार में 15.4% महिलाएं शेयर बाजार में निवेश कर रही है। तो ये वित्त समावेशन को बढ़ावा देना एक तरह से है, एक डाटा है, इकोनॉमी के अंतर्गत पूछा जा सकता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, स्मारक सिक्कों से भगवान पार्श्वनाथ का नमन करेगी सरकार। सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को सिक्कों में सहेज रही भारत सरकार। 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म एवं निर्माण कल्याण पर अब तक उपयुक्त मूल्य वर्ग वाले सिक्के जारी कर उनको नमन किया गया है। और भगवान पार्श्वनाथ के 2900वें, दैट मीन्स 2900वें जन्म कल्याणक की स्मृति में 900 रुपये मूल्य वर्ग के एवं 2800वें निर्माण कल्याणक के अवसर पर 800 रुपये मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के जारी किए जाएंगे। इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। आप अगर जो क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि जब स्मारक सिक्के किसी के जन्म
पर जारी किया जाता है तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पार्श्वनाथ के जन्म पर ये जारी किया गया है और पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, और प्रथम जो है ऋषभ देव पहले थे, 23वें थे, और इन्होंने पार्श्वनाथ 23वें, उनके बाद आए महावीर जैन, और इन्होंने ही पहले सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि कंसेप्ट दिया था जो कि जैन धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है ट्रंप ने उद्यमी श्री राम कृष्णन को AI पर वरिष्ठ नीति सलाहकार चुना है। बस आपको ये याद रखना, इस तरह का प्रश्न आपको ज़्यादातर SSC में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी उद्यमी श्री राम कृष्णन को AI मामलों के वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किए हैं। वह अरबपति एलन मस्क के करीबी माने जाते हैं। ट्रंप ने कहा AI में अमेरिका के नेतृत्व को बनाए रखने के लिए श्री राम डेविड सैक्स के साथ मिलकर काम करेंगे। डेविड सेक्सस जो हैं ये हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। बस इनका याद रखना, चूंकि भारतवंशी हैं तो पूछा जा सकता है और इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादातर SSC में देखने को मिलता है। अगला है कि समांतर सिनेमा के जनक श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको ज़्यादातर SSC में देखने को मिलेगा। इन्होंने अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका जैसी फिल्में जो है की हैं भारत में, और 8 बार ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं, या इनको 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। और 90 वर्ष की अवस्था में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है। और 1970 से 80 के दशक में इन्होंने जो विभिन्न फिल्म दिए हैं उसका नाम अभी ऊपर पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इनको पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला देखते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, इस बार झांकियों की थीम होगी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष झांकी निकाला जाता है, और प्रत्येक वर्ष झांकी की एक थीम होती है, और प्रत्येक वर्ष झांकी में किसी न किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाता है। इस बार किनको बुलाया जाएगा अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है, संभावना हो कि फ्रांस के राष्ट्रपति आए या अन्य कोई, या हो सकता है ये भी ज़्यादातर चर्चा है रूस के राष्ट्रपति का आने का। तो संभावना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है भारत आए, ज़्यादातर ये संभावना है, कहा जा रहा है। तो इस बार की थीम जो 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस की थीम होगी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जिसमें 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ 11 केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की झांकियां कर्तव्य पथ पर देश के इतिहास में वर्तमान और भविष्य की झलक पेश करेगी। ये कर्तव्य पथ जो है ये इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच जो सड़क है इसको कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है जस्टिस राम सुब्रमण्यम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नया अध्यक्ष मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को
NHRC दैट मीन्स राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि मानवाधिकार आयोग में 2 अन्य सदस्य की भी नियुक्ति की गई है। इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी शामिल हैं सदस्य में। तो इन 2 सदस्यों का नाम भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, प्रियंक कानूनगो और डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। और अध्यक्ष कौन हो गए? वी राम सुब्रमण्यम अध्यक्ष। ध्यान में रखेंगे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के बारे में बता दें तो मानवाधिकार संरक्षण कानून के तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 7 मानद सदस्य होते हैं। आयोग देश में मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर सुनवाई करता है। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश और आदेश भी देती है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में शिकायत न होने पर स्वतः संज्ञान भी लेती है। जांच के साथ ही सरकार को कार्रवाई करने का आदेश भी मानवाधिकार आयोग देती है। तो इनके अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है ट्रंप की पनामा नहर पर कब्जे की धमकी। एक्चुअल में है क्या? जिस तरह सुएज नहर से हिंद महासागर या लाल सागर से भूमध्य सागर के बीच को जोड़ता है और यूरोप से ट्रेड को सहूलता मिलती है सुएज नहर से, उसी प्रकार पनामा नहर से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जोड़ पर, दैट मीन्स जहां पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का सम्मेलन होता है या जहां दोनों अलग होता है, वहीं पर एक नहर बनाया गया है पनामा देश में, पनामा नहर। और ट्रंप ने कहा है कि हम इस नहर को पुनः ले लेंगे। पुनः क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पनामा नहर को बनाया गया है 1914 में यूएसए के द्वारा और यूएसए 2000 ईस्वी तक इसका संचालन करता था। 2000 ईस्वी में पनामा नहर का संचालन यूएसए ने पनामा देश को दे दिया, लेकिन उसको देने के साथ ही ये भी ट्रीटी हुई थी कि यूएसए का जो जहाज होगा उस पर कम टैक्स लगेगा, और भी बहुत सारी ट्रीटियां हुई थी। लेकिन अब जो है पनामा इससे अब यूएसए के जहाज से भी ज्यादा टैक्स ले रहा है और साथ ही साथ कुछ मामलों में कुछ मालों को वो रोक भी रहा है। तो ये सब कारण है जिसके कारण कि ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी देश के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि वो पनामा नहर ट्रीटी कहें या ये कहें कि वो एक सॉवरेन कंट्री है, और जब उसका भाग है तो किसी भी देश से अगर गुजर रहा है कोई नहर, तो उस देश का पूरा अधिकार होना चाहिए। हालांकि जब ये इन्होंने कहा ट्रंप ने, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पनामा के, जोस राउल मूलिनो, इन्होंने इसका विरोध भी किया है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चीन भी जो है इसके समर्थन में आ गया है। किसके? तो पनामा के राष्ट्रपति के समर्थन में आ गया है। तो आपको मोटा मोटी याद रखना है कि कब पनामा नहर बना, 1914 में। 2000 बनाया किसने? यूएसए ने। 2000 ईस्वी में इसको दे दिया गया था पनामा को। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा लिंक, देश का पहला केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का खजुराहो में शिलान्यास किया गया है। और ये करीब 44,605 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। और इसी परियोजना के उद्घाटन पर या शिलान्यास पर शिलान्यास पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राजनीतिक विवादों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है। इसके बारे में एक्चुअल में उन्होंने कहा है कि जो नदी जोड़ो परियोजना का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इस को दबाए रखा। उनको जो है इसके बारे में जो केन और बेतवा लिंक है या नदी जोड़ो परियोजना है, तो बाबा साहेब अंबेडकर को इसका कोई श्रेय नहीं दिया, ये प्रधानमंत्री को का कहना था। लेकिन आपको बस यहाँ करंट अफेयर्स में यही चीज़ याद रखना है कि केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना ये कहाँ पर है। दोनों नदी का नाम याद है तो लिखा केन, और नदी का नाम केन और बेतवा, इससे संबंध पता चल जाता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे जो फायदा होगा, फायदा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2021 किलोमीटर की मुख्य नहर टीकमगढ़ ललितपुर होते हुए झांसी के बरवा सागर बांध में मिलेगी। इस पानी का उपयोग उत्तर प्रदेश करेगा। दूसरी नहर जो है छोटी होगी। तो इस तरह आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये दोनों की संयुक्त परियोजना के रूप में होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, इस तरह का प्रश्न हाल ही में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है कि कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस का जो है विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और यह अजरबैजान से रूस जा रहा था यह एयरलाइंस, और करीब जो है यहाँ पर 62 विमान में यात्री थे। 5 क्रू सदस्य सवार थे। 38 की मौत हो गई, जबकि 29 यात्रियों को बचा लिया गया है। तो एक तो याद रखना है कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो अजरबैजान से रूस जा रही थी और कजाकिस्तान में इसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, ये प्रश्न भी आपको एसएससी में ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की कि केंद्र सरकार की शीर्ष नौकरशाही में लगभग आधे दर्जन मंत्रालयों में फेरबदल की गई है। और करीब 1.5 साल पहले अशांत मणिपुर को संभालने के लिए भेजे गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को फिर से दिल्ली बुलाते हुए उन्हें शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। तो उच्च शिक्षा सचिव कौन है? विनीत जोशी हैं। ये आपको याद रखना है, ये एसएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है यूएन शांति सेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर अमिताभ झा का निधन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के डिप्टी फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर
अमिताभ झा का निधन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के मिशन का समाधान करने और वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के प्रतिनिधि के तौर पर वह गोलन हाइट्स क्षेत्र, जो कि कहाँ पड़ता है, इजराइल में पड़ता है। हालांकि ये सीरिया क्षेत्र में है, लेकिन इजराइल अभी इसको अपने अंडर लिए हुए है। तो गोलन हाइट्स क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में जिम्मेवारी संभाल रहे थे और भारतीय सेना ने उनके निधन पर शोक जताया है। वह अप्रैल 2023 से यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के डिप्टी फोर्स कमांडर के रूप में सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने हाल ही में सीरिया में असद सरकार गिरने के बाद के कार्यवाहक फोर्स कमांडर की भी जिम्मेदारी निभाई थी। आपको याद रखना है कि किनका जो है, और बीपीएससी हो या बिहार से संबंधित एग्जाम हो तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अमिताभ झा। तो ये ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है मलयालम साहित्य व सिनेमा के एक युग का अंत। तो ये प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार और फिल्मकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेव नायकर, इनका 91 वर्ष की अवस्था में दिल का दौरा पड़ने से जो है निधन हो गया है। वो कोझिकोड अस्पताल में भर्ती थे। तो ये आपको याद रखना है कि मलयालम साहित्यकार और मलयालम फिल्म से संबंधित थे एम.टी. वासुदेव नायर, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और साथ ही साथ अगर आप लोग पटना में हैं तो जरूर जाएं आंदोलन में, और तैयारी भी बीपीएससी का करते रहे हैं। जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, हो सकता है कि पुनः सारे सेंटर का कैंसिल करवा दिया जाए एग्ज़ाम, और पुनः एग्ज़ाम ले, सीटें ज़्यादा है। तो इस बार अगर मिस्टेक जो है आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।